हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार कश्मीरी पंडितों को आरक्षण, यह है परिसीमन आयोग की अहम सिफारिश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जे&के की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब विधानसभा चुनाव और सूबे की सियासत में होने वाले बड़े बदलावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी, कश्मीरी पंडितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान समेत कई अहम सिफारिशें की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीट को लेकर परिसीमन आयोग ने जो अहम सिफारिशें की है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीट पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। इनमें 6 जम्मू और 3 कश्मीर में होंगी, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, परिसीमन आयोग ने पंडुचेरी असेंबली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थी समुदाय से 2 सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान रखा है। इन 2 सदस्यों में एक महिला सदस्य होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बोले, कोरोना लहर खत्म होते ही लागू होगा CAA, घुसपैठ पर दीदी को घेरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हारने के 1 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने 2 टूक कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को सिलीगुड़ी की एक रैली में कहा कि CAA को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है कि CAA सब पर लागू नहीं होगा। हम CAA को हर हाल में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना की लहर कम होती है CAA पर काम शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि CAA केंद्र के एजेंडे में है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे 1 साल बाद यहां आए हैं, वे हर बार आते हैं, गंदी बात करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक योजना है, अगर ऐसा है तो वे इस बिल को संसद में पास क्यों नहीं कराते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि वे 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी के नागरिकता के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, चलो अयोध्या। राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ने भी तैयार की योजना, सियासत भी गरमाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयानों से सियासत गरमा गई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर हमला कर रहे हैं। औरंगाबाद में लाउड स्पीकर को लेकर उनके बयान पर विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। अब शिवसेना भी राज ठाकरे को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। राज ठाकरे के अयोध्या जाने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने 12 मई की तारीख तय की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बुद्ध जयंती पर नेपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 मई को चंद घंटे के लिए लुम्बिनी पहुंचेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री के साथ माया देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को कुछ घंटे के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहां वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर भी जाएंगे। यह मंदिर लुम्बिनी में स्थित है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। दोस्तों, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला नेपाल दौरा है। इससे पहले कार्यकाल में वो 4 बार इस पड़ोसी देश के दौरे पर गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ललितपुर दुष्कर्म के आरोपी SHO का रसूख VIP गाड़ी से कोर्ट पहुंचा। 2 घंटे तक AC में बैठा, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी SHO की पुलिस की खातिरदारी का वीडियो सामने आया है। गुरुवार को मेडिकल के बाद पुलिस तिलकधारी सिंह सरोज को CO की एयर कंडीशनर गाड़ी में कोर्ट लेकर गई। वहां सुनवाई में टाइम था, गर्मी भी थी, ऐसे में SHO करीब 2 घंटे तक आराम से गाड़ी में एयर कंडीशन ऑन करके बैठे रहे। इसके बाद ADJ पास्को एक्ट की कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी SHO को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 2 अन्य आरोपियों को भी जेल भेजा गया है। कोर्ट में पेशी से पहले SHO का कोरोना टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुलिस कोर्ट ले गई। उधर SP ललितपुर ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार पर कई लोगों के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज करवाने का आरोप है। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम पर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर की बैठक। ओडिशा में चक्रवात आसनी को लेकर हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात आसनी को लेकर हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा है। उधर दोस्तों 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल थे। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने बताया कि अंडमान सागर के ऊपर बन रहा साइक्लोन 14 मई तक बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगा। इससे भारत के तटीय इलाकों को कोई खतरा नहीं है। उधर दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि चक्रवात की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की रिपोर्ट में भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत का दावा। भारत ने जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं भारत को जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। भारत सरकार ने उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकड़े तैयार किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी WHO ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि WHO द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर है। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं WHO द्वारा लंबे समय तक वो भी स्पष्ट नहीं किया गया था। अभी यह भी नहीं पता है कि कब ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई है कि WHO ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय CSR रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान का जेल से बाहर आने का इंतजार बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.5 घंटे की बहस के बाद सुरक्षित रखा फैसला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सपा विधायक मोहम्मद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते में अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने करीब 2.5 घंटे चली लंबी बहस के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। दोस्तों साफ है कि आजम खान को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है, इसलिए उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार घटाएगी टैक्स। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को राहत देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ तेलों पर टैक्स कम करने की योजना बना रहा है। मनी कंट्रोल ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार इसे लेकर जल्दी ही कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि यूक्रेन संकट और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत दुनिया में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। पाम तेल के आयात पर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंस को घटाकर 5% से कम किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि टैक्स को कितना कम किया जाएगा यह भी अभी विचाराधीन है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेंस अथवा उपकर बेसिक टैक्स रेट्स पर लगाया जाता है और इसका उपयोग कृषि बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली अब प्राइवेट स्कूल अपनी दुकानों से यूनिफॉर्म किताब खरीदने का पेरेंट्स पर नहीं बना पाएंगे दबाव, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से एक और सख्त कदम उठाया गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को अब स्कूल प्रशासन अपनी ही दुकान से किताब व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, और 3 साल से पहले यूनिफॉर्म के कलर से लेकर डिजाइन और जो कुछ भी पूर्व में निर्धारित किया गया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेशों की कॉपी को शेयर करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और इसकी जानकारी भी दी। दोस्तों क्या आपको लगता है पूरे देश में इस तरह के कानून बना दिए जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण थोड़ा कम हो? क्या विचार हैं आपके इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी अब वैकल्पिक होगी।
जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। इनमें उन्होंने दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी को वैकल्पिक करने की बात कही और दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने पर भी जोर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को एक समान तौर पर दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे, यानी कि अब यह वैकल्पिक होगा। इस साल 17 मार्च को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट से कम बिजली खपत को फ्री कर दिया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन अब फ्री बिजली उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो फ्री में बिजली लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।